दोस्तों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पहले वाले चैनल टर्मिनेट हो चुके हैं, कहें तो मैं आपके पांव पकड़ लूं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में हम आपके सामने वो सच्चाई रखने वाले हैं जो गोदी मीडिया कई सालों से छिपा रहा था। देखिए, गोदी मीडिया ने आपको कभी नहीं बताया कि मोदी और कंगना के बीच किस तरह के रिश्ते थे। क्या वो आपस में अकेली जिंदगी भी बिताते थे? और जब 2 हफ्ते या 1 महीना गुजरता था तो वो आपस में पूरी रात भी अलग अलग कमरों में बिताते थे। इसलिए मोदी और कंगना रनौत की अंदरूनी बातें हैं जो आज तक कोई पत्रकार मीडिया पर नहीं ला सका, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, गोदी मीडिया तो आपको मोदी के राज कभी नहीं बताएगा। आज न्यूज वाले सारे चैनल भी मोदी के हैं, इसलिए हम मोदी की वो सच्ची बात जो आज तक छिपी रही उसे आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मोदी को जो लड़की पसंद आती है वो पहले उसे राजनीति में लाते हैं, फिर उसे अपना दीवाना बनाते हैं और फिर उसका खूब इस्तेमाल करते हैं। ये बात किसी के सामने नहीं आती। हम थोड़ा उनके करीब रहते हैं, इसलिए हमें अंदर की खबर मिली है। दोस्तों, 2014 में मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब मोदी के हाथ में सब कुछ आने लगता है तो वो सोचते हैं कि जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं उन युवा लड़कियों का इस्तेमाल क्यों ना करूं जो मुझे पसंद है। सबसे पहले बीजेपी को स्मृति ईरानी ने ज्वाइन किया। उन्होंने भी बीजेपी के साथ बहुत समय बिताया, लेकिन अंत में उन्हें भी इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया गया। दोस्तों, जब स्मृति ईरानी पहले कांग्रेस को हराती रही तो मोदी खुश थे। स्मृति ईरानी के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे, जिसमें कई रातें भी अकेले एक ही कमरे में गुजरी। यानी कि मोदी ने स्मृति ईरानी का खूब इस्तेमाल किया। मोदी और स्मृति के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे, दिन रात साथ रहते थे और बड़ी मस्ती मजाक की जिंदगी बिता रहे थे। जब जी चाहता मारा का कुछ नहीं की बारा था, तब अपनी हवस भी निकाल लेते थे और बड़ी शानदार जिंदगी बिता रहे थे। देखिए, राजनीति में ये सब चलता है, लेकिन सामने कभी नहीं आता, क्योंकि इन लोगों ने मीडिया को खरीद रखा होता है। बहुत सारे वाकये होते हैं जहां ये लोग रंगे हाथों पकड़े भी जा सकते हैं, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों का मुंह बंद कर दिया जाता है। इसी तरह स्मृति ईरानी और मोदी के रिश्ते रहे, लेकिन जब 2024 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हारती हैं तो मोदी भी उन्हें फेंक देते हैं, जैसे कोई बिस्किट खाने के बाद खाली शॉपर फेंकता है। यानी कि इस्तेमाल कर लिया और फिर छोड़ दिया। देखो दोस्तों, यहां हर दूसरा बंदा किसी के साथ अपनी लाइन सेट किए होता है और किसी ना किसी प्यार में हर बंदा जुड़ा होता है। ये तो आम लोग हैं, ये भी प्यार के बिना नहीं रहते। तो आप सोचते हैं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है, वो ऐसे काम नहीं करते होंगे? नहीं, आप गलत सोचते हैं। जब उनके पास सब कुछ होता है, जब उनका जो दिल चाहे वो कर सकते हैं, तो ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, स्मृति ईरानी के हारने के बाद कंगना रनौत बीजेपी को ज्वाइन करती है और कंगना रनौत का अब सफर मोदी के साथ शुरू होता है। दोस्तों, ये वही कंगना रनौत है जो 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर भाग जाती है और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखती है। जहां शुरू में कंगना रनौत बहुत परेशान होती है और मिन्नती टार लेकर के किसी डायरेक्टर से संपर्क करती है। उस डायरेक्टर ने भी कंगना का खूब इस्तेमाल किसी काम प्रोजेक्ट पे किया, क्योंकि कंगना रनौत के पास अब अपना कुछ भी नहीं था। तो जब कोई बंदा किसी के पास होता है और उसके अंडर रहता है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है और रहने वाला भी ना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं होता। बाकी बड़े बड़े हीरो के साथ काम किया, जहां कुछ फिल्मों में लाइव किसिंग करते हुए देखा गया। वो हीरो जो किसिंग के नाम पर जाना जाता है, उसने भी कंगना रनौत की बहुत किसिंग की फिल्मों में। तो आप खुद सोचिए, जो लाइव कैमरे के सामने इतना कुछ करते हैं तो ऑफ द कैमरा वो क्या क्या करते होंगे। तो दोस्तों, बहरहाल कंगना रनौत मजबूरी के तहत बहुत इस्तेमाल होती रही, इसीलिए फिर वो तंग आकर राजनीति में कदम रखती है और फिर वो भारत के प्रधानमंत्री के अंडर आ जाती है। यानी कि शुरू से ही कंगना ने जिंदगी किसी के पास गुजारी और आज तक वो किसी के पास जिंदगी गुजार रही है, यानी कि गुलामी की जिंदगी। गुलामी में यही होता है कि आप झुककर रहते हैं, जो मालिक कहता है आप सिर झुकाकर वही करते हैं, चाहे फिर वो अपनी हवस निकाले उस पर या उसका किसी और तरीके से इस्तेमाल करे। तो मोदी और कंगना ने भी खूब मौज मस्ती की है। कंगना मोदी के बड़े गीत गाती रही है और मोदी ने भी फिर खूब रिटर्न किया है कंगना को। देखिए, अब आप कहेंगे कि बाकी सब कुछ बता रहा है, लेकिन अंदर की बातें नहीं बता रहा। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, मैंने सब कुछ बता दिया है, अंदर की पूरी बातें मैं नहीं बता सकता। जो समझदार होगा वो खुद ही समझ जाएगा। अब मैं आपको ये तो ना बता दूं कि मोदी ने कंगना को एक बड़े कमरे में उल्टा लटकाया, फिर उसके कपड़े उतारे और फिर तेल का इस्तेमाल किया और फिर उसे कैसे नंगा करके अंदर क्या क्या किया। ये सब बातें बताने वाली नहीं होती, ये आपको समझना पड़ता है। तो दोस्तों, इस समय स्मृति ईरानी ने बीजेपी छोड़ दी है और कंगना ने ज्वाइन किया है। अब मोदी और कंगना की पार्टनरशिप चल रही है। देखो अब इनमें से किसकी विकेट गिरती है। तो राजनीति में ये सब चलता है। मैंने ये अंदाजा लगाया है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है, बाकी भगवान ही बेहतर जाने। मैंने अपने दिमाग का जितना इस्तेमाल किया
वो बताया है। बाकी मैं उनके साथ अंदर कमरों में या अंदर तो नहीं रहता उनके साथ, लेकिन बहुत सारी बातों से यही सामने आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए YouTube चैनल हिंदी न्यूज़पेपर्स पर। दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ भाई, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है उसे सुनने के बाद सत्ता के गलियारों में खामोशी छा गई है। नेताओं के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई है और दिल्ली की राजनीति की जड़ तक हिल गई है। कुर्सियां हिलने लगी हैं, सत्ता की कुर्सी डगमगाने लगी है और ऐसा लग रहा है कि अब ताज सर से खिसकने वाला है। चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन का हाथ थाम लिया है और यह कदम ऐसा है जैसे शेर ने शिकार पर छलांग लगा दी हो। यह कोई अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है। अब समय तय हो चुका है, अब तख्त छिनने वाला है। सोचिए दोस्तों, वही चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाया, वही आज मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़े हैं। हवा का रुख बदल चुका है, समीकरण बदल चुके हैं और अब बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कल तक जो साथी थे वही अब चुनौती बनकर सामने आ गए। दरअसल जो खबर बाहर आई है उसने बीजेपी के नेताओं का चैन छीन लिया है। पांव तले से जमीन ऐसे खिसकी है जैसे मानसून में कच्ची जमीन बह जाती है। कांग्रेस ने ऐसा दावा किया जिसने पूरे माहौल में भूचाल ला दिया है। आपको याद होगा, मोदी जी ने कहा था अच्छे काम करता, अपनी 12 समझाता कि 12 दूसरा को काम की जाती है, कि कांग्रेस ने की जाती है, मिला की जाती है। मोदी जी ने कहा था अच्छे समझाता बना का करना। दिन आएंगे, लेकिन सच ये है कि हमारे अच्छे दिन तो कभी नहीं आए, मगर अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और ऐसे बुरे दिन आए हैं कि चाहे जितनी जुगत भिड़ा लो, चाहे जितनी साजिश कर लो, अब बचना मुश्किल लग रहा है। राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगाया है तभी से राजनीति का पारा चढ़ गया है। उसी बीच नायडू की हरकतों पर लोगों की नजरें टिक गई हैं। सवाल उठने लगे कि आखिर नायडू किसके साथ हैं, मोदी के साथ या विपक्ष के साथ। और फिर धमाका हुआ। जगन मोहन रेड्डी ने खुलकर कह दिया कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के समर्थन में है। अब जरा सोचिए, अगर ये सच है तो मोदी जी के लिए इससे बड़ी आफत और क्या होगी। दोस्तों, राजनीति में घोड़े की मिसाल आपने सुनी होगी। जो घोड़ा दौड़ नहीं सकता, जो बीच मैदान में ही हाफ जाए, उस पर कोई क्यों दांव लगाएगा। बीजेपी का वही हाल हो गया है। साथ ही धीरे धीरे किनारे खिसकने लगे हैं और नायडू का यह झुकाव साफ बता रहा है कि दिल्ली की गद्दी अब खतरे में है। आज तो हालात ये हैं कि इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार भी उतार दिया है। ये खबर आई, नायडू का नाम हवा में तैरने लगा। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या सचमुच नायडू मोदी जी से नाता तोड़कर विपक्ष से हाथ मिलाने जा रहे हैं? यही वो सवाल है जो सत्ता की नींव हिला रहा है। अब खेल आंध्र प्रदेश से निकलकर दिल्ली के दरबार तक पहुंच चुका है। आंध्र की राजनीति अब सिर्फ आंध्र की नहीं रह गई बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के महवर पर घूम रही है। और अगर ये धुरी घूम गई तो इतिहास गवाह रहेगा। मोदी जी की कुर्सी वही तबाह कर देगी जिसे बचाने के लिए उन्होंने रात दिन एक किया था। दोस्तों, राजनीति की बिसात पर आज जो चाल चली जा रही है वो सीधी सीधी दिल्ली की सत्ता को हिलाने वाली है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देने का मन बना लिया है। जी हां दोस्तों, वही नायडू जिन्होंने कभी मोदी जी के साथ मिलकर सत्ता का खेल खेला था, वही नायडू अब पलटवार की तैयारी में है। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति के लिए जिस नाम का ऐलान किया है वो कोई मामूली नाम नहीं है। ये नाम है वी सुदर्शन रेड्डी का। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त, यानी साफ सुथरी छवि वाला बड़ा और भरोसेमंद नाम। और कांग्रेस सूत्र कह रहे हैं कि इस नाम के पीछे नायडू की भी रजामंदी है। लुटियंस मीडिया का दावा है कि राहुल गांधी और उनके साथियों को अब नायडू का समर्थन मिल रहा है। यहां तक कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नायडू से सीधी बात करने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि यह गठबंधन और मजबूत हो। यानी खेल अब सिर्फ साथियों के सीधी गठबंधन के कारण टॉपिक अब आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे दक्षिण की राजनीति को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। सोचिए, चंद ही दिन पहले जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया था कि नायडू और राहुल गांधी आपस में सेटिंग कर रहे हैं। उस समय उसे राजनीतिक बयानबाजी माना गया था, लेकिन अब वही बात सच साबित होती दिख रही है। और अगर ये सच है तो इसका सीधा असर दिल्ली की कुर्सी पर पड़ेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा कि सूत्रों के मुताबिक वी सुदर्शन रेड्डी का नाम नायडू की रजामंदी से ही फाइनल किया गया। यानी मामला अब कयासों से निकल चुका है और हकीकत में बदल रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। एक यूजर ने लिखा, बिग ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया है।
ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों, राजनीति के जानकार इसे दक्षिण की सबसे बड़ी चाल बता रहे हैं। वजह साफ है, एनडीए ने तमिलनाडु से अपना उम्मीदवार उतारा ताकि डीएमके पर दबाव बनाया जा सके। इसके जवाब में इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार खड़ा किया ताकि नायडू और जगन मोहन रेड्डी दोनों को मजबूर किया जा सके कि वो विपक्ष का साथ दें। यानी ये सीधी लड़ाई अब उत्तर बनाम दक्षिण नहीं रह गई, बल्कि पूरा दक्षिण एक धुरी की तरह खड़ा हो रहा है। अब जरा इतिहास पर भी नजर डालें। चंद्रबाबू नायडू का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। जब उन्हें लगा कि बीजेपी मजबूत है तो उनके साथ खड़े हो गए, जब लगा विपक्ष मजबूत हो रहा है तो वहां भी पैर जमा दिए। 2014 में मोदी के साथ थे, 2018 में अलग हुए और मोदी पर जमकर हमला बोला। फिर 2019 के चुनावों के बाद कभी समर्थन दिया, कभी आलोचना की। यानी नायडू हमेशा उसी नाव में सवार होते हैं जो किनारे तक पहुंचने वाली हो। आज वही नायडू अगर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें लग रहा है मोदी जी की नाव अब डूब रही है। और अगर डूब रही है तो क्यों डूबते जहाज के साथ रहा जाए। यही राजनीति का सच है दोस्तों। अब सोचिए मोदी जी की हालत। उपराष्ट्रपति के चुनाव को वो हमेशा एक औपचारिक प्रक्रिया मानते थे क्योंकि एनडीए की संख्या ही काफी थी, लेकिन आज तस्वीर पलट गई है। अगर नायडू विपक्ष के साथ चले गए तो एनडीए की पूरी रणनीति ध्वस्त हो जाएगी और इंडिया गठबंधन को एक ऐसी जीत मिलेगी जो मोदी जी की छवि को सीधा झटका देगी। राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। अगर विपक्ष उपराष्ट्रपति के पद पर जीत दर्ज कर ले तो यह संदेश जाएगा कि मोदी अजय नहीं है। विपक्ष में भी ताकत है और विपक्ष एकजुट होकर जीत सकता है, और यही डर बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ा रहा है। दोस्तों, खेल अभी बाकी है। आंध्र प्रदेश का यह फैसला पूरे देश की राजनीति को बदल सकता है। दिल्ली से लेकर चेन्नई और हैदराबाद तक हर गली कूचे में यही चर्चा है। क्या नायडू सच में पलटी मार चुके हैं? और अगर हां, तो मोदी जी की गद्दी का अगला पड़ाव बहुत कठिन होने वाला है। दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिए उस नई जानकारी पर जो सामने आई है। इंडिया गठबंधन नाम का एक पेज है, उसने भी साफ साफ लिख दिया है कि आंध्र प्रदेश में पैदा हुए सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया है। यानी अब गेंद सीधी चंद्रबाबू नायडू के पाले में फेंक दी गई है। अब सवाल है, नायडू करें तो करें क्या? अगर वो इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देते तो आंध्र प्रदेश की जनता सवाल करेगी कि जब आपके ही राज्य का बेटा खड़ा था तो आपने क्यों मुंह मोड़ लिया। उस समय नायडू की राजनीति को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अगर वो समर्थन कर देते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी और मोदी जी के लिए